हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीम प्रिंस तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका। जो अभ्यास क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करने के लिए दिए थे। उम्मीद आप लोगों ने किए होंगे, और नहीं किए तो आप जल्दी से उसको करके देखें। आज अपन एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है सॉलिड स्टेट ठोस प्रावस्था। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये 4 नंबर का लेसन है। 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। महत्वपूर्ण है ये लेसन, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ी सी थ्योरी है। थ्योरी को अपने पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, तो अपन अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ठोस प्रावस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड कहाँ से आया, प्रावस्था शब्द कहाँ से आया, तो थोड़ा सा अपन इसको बेसिक देखें। जो अपने पीछे जूनियर की कक्षा थी, 10th कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था, वहाँ से अपन थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। एक अपन पढ़ते हैं पदार्थ, या इसको कहते हैं द्रव्य। द्रव्य और द्रव्य में अंतर होता है, या इसको अपन बोलते हैं मैटर। ठीक है, पदार्थ, द्रव्य या मैटर। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, उस प्रत्येक वस्तु को अपन क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्था होती है। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्था होती है। वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन अपन मुख्य रूप से 3 का ही वर्णन करते हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? ठोस, दूसरी द्रव्य, और तीसरी कौन सी होती है? गैस। सॉलिड, लिक्विड, और तीसरी कौन सी है? गैस। चौथी होती है प्लाज्मा, और 5वीं होती है बोर्न्स आइंस्टीन, जिनका वर्णन अपने को नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की अपन पढ़ते हैं। अब पदार्थ को इन 3 भौतिक अवस्थाओं में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि ठोस कब होगा कोई भी पदार्थ लिक्विड कब होगा, और कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में कब होगा। तो देखो, पदार्थ मुख्य रूप से 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। इन पदार्थ के 3 मूलभूत कणों को अपन क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी कण। यानी अपन सिंपल सा कहें कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को अपन क्या कहेंगे? अवयवी कण कहेंगे। ये 3 मूलभूत अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? अणु होता है पदार्थ के अंदर, परमाणु हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है? आयन। यानी कोई भी पदार्थ मुख्य रूप से अणु, परमाणु और आयन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब इन अवयवी कणों के मध्य डिस्टेंस क्या है, ये अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उस आधार पर ही पदार्थ को इन 3 भौतिक अवस्थाओं में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखो, जैसे एक अपन सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ है वो इन अवयवी कणों से मिलकर बना है। ये अवयवी कण उसमें है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे अपन ये 6 अवयवी कण लिखे यहाँ पर है ना, तो अगर इनसे कोई भी पदार्थ मिलकर बना होगा तो सिंपल सा है कि इनके मध्य कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा, कोई ना कोई आकर्षण बल इनके मध्य होगा, तभी तो ये एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो इन अवयवी कणों के मध्य ये जो आकर्षण है, वो आकर्षण किस प्रकार का है? यानी अगर प्रबल आकर्षण है तो ये अवयवी कण परस्पर एक दूसरे के अधिकतम निकटतम होंगे। यानी इन 2 अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होगी? न्यूनतम होगी। यदि आकर्षण थोड़ा सा दुर्बल है तो ये अवयवी कण परस्पर एक दूसरे से थोड़े से अधिक दूरी पर व्यवस्थित होंगे, और यदि इन अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बिल्कुल दुर्बल है तो अवयवी कणों के मध्य किन्हीं 2 अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो पदार्थ की भौतिक अवस्था भी क्या होगी? परिवर्तित होती जाएगी। यानी जब किसी पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होती है,
दूरी न्यूनतम कब होगी? जब उन अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण होगा वो आकर्षण क्या हो? प्रबल हो। तो वो पदार्थ की कौन सी अवस्था में होंगे? वो सॉलिड अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में होंगे। तो यहाँ से अपन ठोस अवस्था की एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होती है या नगण्य होती है, ठोस अवस्था होती है। और ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वो आकर्षण क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है। अब धीरे धीरे आकर्षण क्या हुआ? कमजोर होता गया, दुर्बल होता गया। तो अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या हो गई? बढ़ती गई। यानी ये जो बॉन्ड है इन दो अवयवी कणों के मध्य, ये बॉन्ड क्या हो गया? दुर्बल हो गया। तो पदार्थ की इस भौतिक अवस्था को अपन क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। कौन सी अवस्था में होगा? लिक्विड अवस्था में होगा। और यदि आकर्षण अत्यंत दुर्बल हो गया, मतलब इन अवयवी कणों के मध्य ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड अत्यंत दुर्बल हो गया, तो दूरी यहाँ पर क्या हो गई? अवयवी कणों के मध्य अधिकतम हो गई। तो पदार्थ की इस भौतिक अवस्था को अपन कौन सी अवस्था कहेंगे? गैसीय भौतिक अवस्था कहेंगे। तो सिंपल सा है कि पदार्थ की ये जो तीन भौतिक अवस्थाएं हैं ये मुख्य रूप से किस पर डिपेंड है कि पदार्थ जिन अवयवी कणों से मिलकर बना है उन अवयवी कणों के मध्य किस प्रकार का आकर्षण है। अगर प्रबल आकर्षण है तो संभावना कौन सी फेज की होगी? सॉलिड की। अगर थोड़ा सा दुर्बल है तो कौन सी फेज की संभावना होगी? लिक्विड की। और यदि और अधिक दुर्बल है तो कौन सी संभावना होगी? गैसीय अवस्था की संभावना होगी। ठीक है। अब देखो कि पदार्थ की इन तीनों भौतिक अवस्थाओं को अपन परस्पर संबंधित करके देखें तो अपने पीछे भी पढ़ा है कि ठोस को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? लिक्विड में। और लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? गैस में। गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब अपन किसी भी पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसको अपन लिक्विड में कन्वर्ट करें और लिक्विड को किस में कन्वर्ट करें? गैस में। तो अपने को यहाँ पर परिवर्तित किसको करना पड़ेगा? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में परिवर्तन करके, ताप में परिवर्तन करके पदार्थ की ठोस अवस्था को अपन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड अवस्था को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? गैसीय अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार टेम्परेचर में परिवर्तन करके अपन गैस को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? लिक्विड में। और लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य आकर्षण क्या होता है? प्रबल होता है। अब यदि अपन ने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया तो ठोस किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी पदार्थ तो वही है, उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई है। तो जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है उसकी जब ठोस अवस्था होगी तो अवयवी कणों की मान लो ये है व्यवस्था है। ठीक है। अब जैसे ही अपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कौन सी अवस्था में आ गया? लिक्विड अवस्था में आ गया। तो उस समय अवयवी कणों की मान लो व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था है। ठीक है। और फिर और ज़्यादा टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया तो वो कौन सी अवस्था में आ गया? गैसीय अवस्था में आ गया। तो मान लो उस समय अवयवी कणों के मध्य जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो क्या है? इस प्रकार। ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ कि जब अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनके अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण है वो आकर्षण क्या होता जाता है? कमज़ोर होता जाता है, क्षीण होता जाता है। और आकर्षण कमज़ोर कब हुआ? जब अपन ने टेम्परेचर को बढ़ाया। तो अपन दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि जब इसका ऊष्मीय मान बढ़ता है तो आकर्षण क्या होता है? कमज़ोर होता है। ऊष्मीय मान कब बढ़ेगा? जब अपन इसका क्या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि अवयवी कणों के मध्य अगर आकर्षण है तो वो आकर्षण क्या करेगा? अवयवी कणों को नज़दीक लाने का प्रयास करेगा। और आकर्षण जितना ज़्यादा होगा अवयवी कण परस्पर उतने ही अधिक एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो वो कौन सी फेज की संभावना बनती है? वहाँ पर फिर सॉलिड फेज की संभावना बनती है। और यदि ऊष्मीय मान अधिक है तो ऊष्मीय देखो जो आकर्षण और ऊष्मीय मान एक दूसरे के विपरीत है। आकर्षण तो क्या करता है? अवयवी कणों को नजदीक लाने का प्रयास करता है। और ऊष्मीय मान क्या करता है? अवयवी कणों को एक दूसरे से दूर रखने का प्रयास करता है। तो ऊष्मीय मान बढ़ेगा तो अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। और दूरी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? उनके मध्य आकर्षण क्या होगा? कम होगा। तो वो फिर पदार्थ की कौन सी अवस्था में जाएंगे? धीरे धीरे सॉलिड से किस में जाएंगे? लिक्विड में। और लिक्विड से वापस फिर किस में चले जाएंगे? गैस में।
अगर इसी प्रकार से अपन टेम्परेचर को कम करते जाएं तो उसमें मान में क्या होती जाएगी, कमी, और आकर्षण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैसीय अवस्था किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, ठोस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये पदार्थ की मुख्य 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में हो गया। लेकिन अपना चैप्टर क्या है, सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने को पदार्थ की कौन सी अवस्था का अध्ययन करना है, ठोस अवस्था का अध्ययन करना है। ठोस पदार्थ के जो वर्गीकरण होंगे उसका अपने को करना है। तो अपन सिर्फ कौन सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ठोस प्रावस्था, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, क्या परिभाषा लिखेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य परबल आकर्षण होता है, जिसमें अवयवी कणों के मध्य परबल आकर्षण होता है, क्या कहलाती है, ठोस प्रावस्था कहलाती है। ठोस प्रावस्था कहलाती है। ठोसों के अपन कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे टेबल है, ठीक है, चौक है, लकड़ी है, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ठोस। सिंपल सी परिभाषा है, जिसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल क्या होता है, आकर्षण होता है, वो क्या होंगे, ठोस होंगे। ठीक है, तो एक किसी भी ठोस को अपन इसके गुण धर्म के बारे में देखें, ठोस प्रावस्था के गुण क्या होंगे। तो देखो पहला गुण अपन लिख सकते हैं, इसके अवयवी कणों के मध्य परबल आकर्षण होता है। जो परिभाषा है वही अपने गुण के रूप में लिखा है, पहला परबल आकर्षण होगा। अब देखो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण प्रबल है, तो अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होगी, नगण्य होगी। तो देखो अवयवी कणों के मध्य दूरी नगण्य होती है। ठीक है, तीसरा गुणधर्म अपन क्या लिख सकते हैं, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, यानी जिस पात्र में अपन लेंगे उस पात्र के आकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्थान परिवर्तित होने पर ठोस के आकार में स्वतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ठोस क्या होते हैं, प्राय असंपीड़ित होते हैं, इनमें संपीड़न का गुण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट गुण अपन क्या लिख सकते हैं, ठोसों का घनत्व, जो डेंसिटी होती है, घनत्व द्रव्य व गैस की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, डेंसिटी ठोसों का घनत्व क्या होगा, लिक्विड और गैस की तुलना में अधिक होगा। और अंतिम गुण अपन लिख सकते हैं, ठोसों में विसरण का गुण, विसरण का गुण द्रव्य व गैस की तुलना में अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम होता है।
यानी ठोसों में जो विसरण का जो स्वतः मूवमेंट करने का, स्वतः गति करने का जो गुण होता है वो द्रव्य और गैस की तुलना में अत्यंत कम होता है, यानी नए के बराबर होता है। तो ये कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं पदार्थ की ठोस अवस्था की। परिभाषा क्या लिखी, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण क्या होगा, प्रबल होगा, तो ठोस अवस्था में होंगे। टेबल, चौक, लकड़ी, कांच, रबर, प्लास्टिक अपन एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। गुणधर्म की बात करें, जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ वो क्या हैं, अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण होता है, ठीक है। अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होती है, नगण्य नए के बराबर होती है, यानी एक दूसरे के अधिकतम निकटतम व्यवस्थित होते हैं। आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये प्राय क्या होते हैं, असंपीडित होते हैं, इनमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता। घनत्व द्रव्य और गैस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। और विसरण का गुण द्रव्य और गैस की तुलना में क्या होता है, अत्यंत कम होता है। तो ये ठोसों के कुछ महत्वपूर्ण क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, उसके गुणधर्म हो गए। अब इसके पश्चात अपन ठोसों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों के वर्गीकरण के मुख्य 2 आधार अपन लेके चलेंगे। नंबर 1 होगा ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण अपन देखेंगे अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर या बल के आधार पर, यानी अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उसके आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, और अवयवी कणों के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल कार्य रहता है, किस प्रकार का उनके मध्य बंध बन रहा है, उसके आधार पर अपन वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले अपन वर्गीकरण देखते हैं ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति या आकृति के आधार पर ठोस पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा जिसको अपन कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा ठोस होगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्रिस्टलीय ठोस को देखें। क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे, ठीक है। तो देखो वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, अवयवी कणों का मतलब क्या हुआ, अणु, परमाणु या आयन, त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, वो कौन से कहलाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। यानी अपन सिंपल सा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनकी आकृति या ज्यामिति को अपन कोई नाम दे सकते हैं, उनकी आकृति या ज्यामिति को अपन क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। वो ठोस कौन से होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं वे दीर्घपरासी होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब क्या हुआ कि देखो क्या लिखा है परिभाषा में, अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। मान लो कि कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, उसके त्रिविम में अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। तो अगर अपन किन्हीं 2 अवयवी कणों को कंपेयर करके देखें तो इन 2 अवयवी कणों के मध्य जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इन 2 अवयवी कणों के मध्य है।
उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी इन दो के मध्य है, उतनी ही डिस्टेंस दूसरी परत के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य है। यानी जिस प्रकार से ये पहली परत के अवयवी कण उपस्थित हैं, व्यवस्थित हैं, उसी प्रकार से बाकी अन्य परतों के भी अवयवी कण क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। या अपन यूँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये दो अवयवी कण व्यवस्थित हैं, उसी प्रकार से इस क्रिस्टल के अंदर जितने भी अवयवी कण होंगे इसी प्रकार से क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। यानी जो व्यवस्था इन दो अवयवी कणों की है, इस क्रिस्टल में चाहे कितने भी अवयवी कण हो, सभी अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी, इसी प्रकार की होगी। यानी जो व्यवस्था इस प्रकार से इन दो अवयवी कणों के मध्य बनी हुई है, संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर वही व्यवस्था बनी होगी। तो एक निश्चित जो ज्यामिति है, निश्चित अवयवी कणों की जो निश्चित व्यवस्था है, वो संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर क्या है, समान रूप से है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं को अपन क्या कहते हैं, दीर्घपरासी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, दीर्घपरासी कहेंगे। नेक्स्ट अपन अगर क्रिस्टल में इसमें देखें तो ये क्या होते हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक क्या होगा इनका, निश्चित होगा। कारण क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित और नियमित होती है। निश्चित और नियमित पुनरावृत्ति इनकी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं, इनका जो शीतलन वक्र है, शीतलन वक्र असतत होता है, असतत होता है। शीतलन वक्र के असतत होने का कारण क्या है, इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो देखो अगर अपन इसका शीतलन वक्र बनाएं तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से इनका शीतलन वक्र प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, असतत शीतलन वक्र अपन कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखें, इसमें शीतलन वक्र आ गया, गलनांक आ गया, इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन का गुण का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, अगर इसको अपन किसी नुकीली चीज़ से काटते हैं, पैनी तेज धार वाली चीज़ से, जैसे मान लो इसको चाकू से अपन काटते हैं तो इसके दो भाग बनेंगे, तो दोनों भागों की सतह क्या होगी, समान होगी और चमकीली होगी। तो उस गुण को अपन क्या कहेंगे, विदलन का गुण कहेंगे। वो गुण किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन इसका गुण क्या लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो क्या होंगे, विषमदेशिक प्रकृति के, विषम देशिक प्रकृति। कैसे होते हैं, विषमदेशिक। अब देखो ये विषमदेशिकता का गुण क्या है कि ठोसों के कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे अपवर्तनांक है, उनकी चालकता है या उनकी ऊष्मीय चालकता है। तो जैसे मान लो अपने एक अपवर्तनांक का गुण देखें और ये अपने पास एक ठोस पदार्थ है, तो इस ठोस के अपवर्तनांक को अपन अलग अलग दिशाओं से माप सकते हैं। इस दिशा से भी इसके अपवर्तनांक को नाप सकते हैं, अपन इस दिशा से भी नाप सकते हैं और इस दिशा से भी इसको नाप सकते हैं। अब जैसे मान लो अपने तीन दिशाएं, तीन डायरेक्शन इसमें चूज़ की हैं। एक तो ये वाली डायरेक्शन मान लो, इसको ए मान लें अपन, ये डायरेक्शन कौन सी है, बी, और ये डायरेक्शन कौन सी, सी। अब अगर तीनों दिशाओं से अपने पास जो ठोस है वो तो सेम ही है और उसका सेम ही जो उसका भौतिक गुण उसका ही अपन अध्ययन कर रहे हैं, किसका, अपवर्तनांक का। तो अगर तीन अलग अलग दिशाओं से मापने पर इसके अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है, तो इस गुण को अपन क्या कहते हैं, विषमदेशिकता का गुण कहेंगे। ठोसों के भौतिक गुण को भिन्न भिन्न दिशाओं से मापने पर यदि उसके भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं तो उस गुण को अपन क्या कहेंगे, विषमदेशिकता कहेंगे। और ये विषमदेशिकता का कारण क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं उनकी त्रिविम में व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, नियमित उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसलिए ये कौन सा गुण दर्शाते हैं, विषमदेशिकता का गुण ये दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है इसमें अगला, ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। किस प्रकार के ठोस होंगे, वास्तविक ठोस होंगे, ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण हैं जो अंतर के रूप में भी आते हैं, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर के रूप में भी आएंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो जैसे NaCl अपन लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसी प्रकार अपन क्वार्टज लिख सकते हैं, ठीक है, क्वार्टज।
धातुओं के लवण, जितने भी धातुओं के लवण बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो ये क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हो गया। अब इसी के साथ अपन दूसरा अपन करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे, बिल्कुल इसके विपरीत होंगे। तो क्रिस्टलीय के साथ अपन करते हैं इसमें अक्रिस्टलीय। फटाफट देखते हैं, इसको कुछ ज़्यादा विशेष होगा नहीं अक्रिस्टलीय में। तो दूसरा कौन सा अपने पास है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखो अक्रिस्टलीय ठोस को अपन कहते हैं एमोरफोस, और एमोरफोस का मतलब होता है आकृति विहीन, यानी जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, वे ठोस पदार्थ क्या कहलाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अब यदि अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो क्रिस्टलीय ठोस है, बिल्कुल उसके विपरीत अपन चलेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में अपन ने क्या लिखा था कि अवयवी कण त्रिवी में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। यानी अवयवी कणों की निश्चित और नियमित पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये डेफिनेशन भी अपन दे सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में कि जिसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित पुनरावृत्ति होती है वो तो क्रिस्टलीय हो गए, और जिसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित पुनरावृत्ति नहीं होती है वो क्या हो गए, अक्रिस्टलीय हो गए। दूसरा देखो क्रिस्टल में अपन ने क्या लिखा, दीर्घपरासी होते हैं, तो अक्रिस्टल क्या होंगे, लघुपरासी होंगे। कैसे होंगे, लघुपरासी। यानी जैसे इन दो अवयवी कणों के मध्य ये जो व्यवस्था है ना, तो इस प्रकार की व्यवस्था संपूर्ण ठोस के अंदर नहीं होगी। कुछ दूरी तक यह व्यवस्था रिपीट हो सकती है, इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन जितना क्रिस्टल होगा, संपूर्ण क्रिस्टल होगा, उस संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, लघुपरासी कहेंगे। अगला अपन ने क्या लिखा था, गलनांक निश्चित होता है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या लिखा था, शीतलन वक्र असतत होता है, और अक्रिस्टलीय के अंदर क्या होगा, शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। तो सतत कैसा होगा, इस प्रकार से अपन इसका वक्र बना सकते हैं। ये क्या हो गया, सतत वक्र हो गया। ठीक है। यहाँ पर ताप और ये यहाँ पर क्या होगा, समय, टेम्परेचर और समय। ठीक है। अगला क्या लिखा था, विदलन का गुण पाया जाता है। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे उनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। देखो विदलन का मतलब होता है तोड़ना, तो तोड़ तो अपने अक्रिस्टल को भी सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल में विदलन को मैंने क्या बताया था कि अगर चाकू से अपन इसको काटेंगे तो इसकी जो दो सतह मुक्त होंगी ना, वो दोनों सतह चमकीली होंगे, स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई देंगी, समान रूप से दिखाई अपने को देंगी, समान सतह होंगी, तो उस गुण को अपन विदलन कहेंगे। अब तोड़ने को तो अपने अक्रिस्टल को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन तोड़ेंगे तो वो असमान भागों में टूट जाएगा, सतह अपने को समान क्लियर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि अक्रिस्टल के अंदर विदलन का गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखो, ये क्या होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिक प्रकृति। ठीक है। तो क्रिस्टल क्या होते हैं, विषमदेशिक, अक्रिस्टल क्या होंगे, समदेशिक। विषमदेशिक तो को क्या बताया था, जैसे अपवर्तनांक को अगर अपन भिन्न भिन्न दिशाओं से मापेंगे तो उसका मान क्या होगा, भिन्न भिन्न प्राप्त होगा, तो ये गुण तो क्या होगा, विषमदेशिकता। और यहाँ पर समदेशिकता यानी समान, सभी दिशाओं से क्या प्राप्त होता है, समान। जैसे अक्रिस्टल ठोस है अपने पास, इसके लिए अपवर्तनांक का मापन अगर अपन भिन्न भिन्न दिशाओं से करते हैं तो प्रत्येक दिशा में अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होगी, इक्वल प्राप्त होगी, इसलिए इस गुण को अपन क्या कहेंगे, समदेशिक कहेंगे। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ये क्या होते हैं, आभासी ठोस। इसको क्या कहते हैं, आभासी ठोस, या फिर कहते हैं अतिशीतित द्रव्य। क्या कहेंगे, आभासी ठोस, या फिर इसको क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव्य।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हो गए क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोसों के। ठीक है, इन अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती, इस प्रकार की जिग-जैग ज्यामिति अपने इसको कह सकते हैं टेढ़ी-मेढ़ी, लेकिन क्रिस्टल ठोसों की ज्यामिति आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। तो यहाँ से परीक्षा के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोसों में अंतर लिखो, या ये दीर्घप्रासी होते हैं, ये लघुप्रासी होते हैं क्यों, या इनके शीतलन वक्र से संबंधित पूछ लिया जाता है, या क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक कहलाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, समदेशिक। तो देखो विषमदेशिकता का कारण क्या है, अवयवी कणों की निश्चित और नियमित पुनरावृत्ति होती है। समदेशिकता का कारण क्या है, अवयवी कणों की निश्चित और नियमित पुनरावृत्ति नहीं होती। शीतलन वक्र इनका असतत क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। और इनका शीतलन वक्र सतत क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। ये दीर्घप्रासी क्यों होते हैं, क्योंकि अवयवी कणों की निश्चित और नियमित क्या होती है, पुनरावृत्ति। और ये लघुप्रासी क्यों होते हैं, क्योंकि अवयवी कणों की निश्चित और नियमित पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अतिशीतल द्रव क्यों कहते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास आएगी उसमें अपन इसी को आगे लेके इसको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अपने पहला लेसन सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया है, इससे पहला जो अपना केमिकल काइनेटिक्स वाला था वो कंप्लीट हो चुका, तो उसके क्वेश्चन कीजिए और इस लेसन को आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।